नमस्ते साथियों, मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास संख्या 4 और हमारा टॉपिक आज का है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ। भाग है इसका 2। पहले भाग में हम कौन कौन से इतिहास ग्रंथ पढ़ चुके हैं अब तक। सबसे पहले हमने गारसा दैतासी का इतिहास ग्रंथ देख लिया था 3 नंबर क्लास में, गारसा दैतासी। उसके बाद शिव सिंह सरोज देख लिया था, शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ था शिव सिंह सरोज, उसके बारे में हमने जान लिया क्लास संख्या 3 में। तीसरा हमने ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ देखा था, ग्रियर्सन का। और चौथा देखा था हमने 1 2 3 4 नंबर हमने देखा था मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधुओं का ग्रंथ था। ग्रियर्सन का जो इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ था वो था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा था और गारसा दैतासी ने इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा था। ये चारों ही रचनाएं हम देख चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी 5वीं साहित्य इतिहास रचना से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है ये, हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास, रचना काल 1929। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक के जो इतिहास ग्रंथ हमने देखे हैं सबसे मोस्ट लगाइए इसे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, रचना काल 1929 ईस्वी। और इसकी प्रकाशक संस्था जो है वो है नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा ये प्रकाशित हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका रचना काल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, 1929 ईस्वी। अच्छा, इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं, सभी बातें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है अपने इतिहास लेखन से एक जो है प्रवृत्ति इतिहासकारों के लिए एक मापदंड पूरे तय कर दिए थे उन्होंने। उनके इतिहास से, उन्हीं का इतिहास जो है प्रवृत्ति इतिहासकारों के लिए आधार ग्रंथ भी रहा है। थोड़ा बहुत उसी में परिवर्तन हेर फेर के साथ सभी इतिहास ग्रंथ लिखे जाते रहे हैं। और देखिए, ये सबसे पहला प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है। कौन सा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य, अगर आपसे पूछा जाए कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास किस इतिहासकार के द्वारा शुरू माना जाता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से इसका विकास जो है वो माना जाएगा। कब लिखा था? 1929 ईस्वी के अंदर ये इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा था। अब कई बार ये रहता है कि पूछा जाता रहता है कि किस पुस्तक की भूमिका के रूप में। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर, एक शब्द कोश जो हिंदी का नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित करवाया था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, जो भी पुस्तकें होती हैं उनकी भूमिका लिखी जाती है, उसी तरह हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका लिखी गई वही रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है। तो यह ग्रंथ किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। और हिंदी शब्द सागर को किसने प्रकाशित करवाया? नागरी प्रचारणी सभा ने। तो इसके बाद हम देखते हैं जनवरी 1929 ईस्वी में। देखिए, जनवरी 1929 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी। ये देखिए, ये भी बात आप जान लीजिए कि
हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य शुक्ल ने किस नाम से लिखी? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये भूमिका लिखी। इसी वर्ष यानी कि 1929 ईस्वी के मध्य में, ये तो शुरुआत की बात है, जनवरी माह की बात है, इसी वर्ष के मध्य में उस भूमिका के आरंभ यानी शुरुआत में और अंत में बहुत सी बातें बढ़ाकर शुक्ल जी ने स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसे प्रकाशित करवा दिया। एक अलग पुस्तक के रूप में भूमिका को ही प्रकाशित करवा दिया। थोड़ी आरंभ में बातें बढ़ा दी गई और थोड़ी लास्ट में उसके बातें बढ़ाकर इसे प्रकाशित करवा दिया। और इस भूमिका का संशोधित और परिवर्धित संस्करण जो है वो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे देखते हैं, ये हिंदी शब्द सागर जो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित करवाया गया, इसके निर्माण में किन किन विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया ये भी आपको बता देता हूँ। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में जिन विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा वे हैं बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा और सरयुकरण पारिक व डॉक्टर हरदेव बहारी। इन 4-5 और भी विद्वान हैं लेकिन महत्वपूर्ण योगदान इनका है। और इस हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई थी और हिंदी साहित्य के विकास नाम से जनवरी 1929 में, जिसे बाद में आरंभ में और अंत में बहुत सी बातें बढ़ाकर और बातें जोड़कर स्वतंत्र पुस्तक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ जो है वो प्रकाशित करवाया। नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने, देखिए हिंदी शब्द सागर के बारे में ही है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने 1908 ईस्वी में इन्हें मतलब इन विद्वानों को जिनका हम पीछे बात कर, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, सरयुकरण पारिक, डॉक्टर हरदेव बहारी, ये विद्वान हैं, अन्य भी विद्वान हैं। इन सब को नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने 1908 ईस्वी में शब्दकोश लिखने के लिए बुलाया था। इन विद्वानों ने मिलकर 1928 ईस्वी में हिंदी का शब्दकोश हिंदी शब्द सागर नाम से लिखा। देखिए हिंदी शब्द सागर नाम से इन्होंने शब्दकोश लिखा। इसी शब्दकोश की भूमिका आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी। और फिर देखिए भूमिका लंबी हो गई, फिर स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया इसे। और इसका ये चीज़, एक चीज़ और लिख लीजिए यहाँ पे, इसका परिवर्धित व संशोधित संस्करण 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हालांकि मैंने सारी बातें लिखी है, कुछ बातें रह जाती हैं जो खास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आगे देखिए। शुक्ल जी ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों, कुल कवि कितने हैं 997 हैं, लेकिन आप मान के चलिए 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विवेचन किया है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का परिचय दिया है, तो 1000 के लगभग कवि, और एक्चुअल संख्या उनकी जो है वो 997 कवि। कवियों की संख्या की अपेक्षा देखिए मिस्र बंधुओं ने 5000 तक के कवियों का वर्णन किया है अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में, और जिसके बाद में शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। लेकिन शुक्ल जी ने 1000 कवियों का ही परिचय दिया है। कारण क्या है कि कवियों की संख्या की अपेक्षा उनके साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व प्रदान किया गया है। यहाँ पर केवल कवियों का चरित्र गान, उनका जन्म डेट और मृत्यु तिथि, ये सब सम्मिलित करके ही इतिहास ग्रंथ नहीं बनता है। इनका साहित्यिक मूल्यांकन किया गया है, उसके साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व प्रदान किया गया है, अर्थात हिंदी साहित्य के विकास में विशेष योगदान देने वाले कवियों को ही इसमें शामिल किया गया है। वे ही कवि
इसमें सम्मिलित हैं, जिनका हिंदी साहित्य में विशेष योगदान रहा है। आगे चलिए, कम महत्व वाले कवियों को शुक्ल जी ने इसमें जगह नहीं दी है। गौण रचनाकारों को शुक्ल जी ने फुटकल श्रेणी में रखा है। जो भी युग है, काल है, उस काल की जो प्रवृत्ति है, उसके महत्वपूर्ण कवियों को का परिचय पहले दे दिया गया है, फिर लास्ट में उसके एक फुटकल श्रेणी रखी गई है, जिनमें अन्य फुटकल रचनाएं और फुटकल कवियों को इसमें शुक्ल जी ने, गौण रचनाकारों को जिनकी रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जो साहित्यिक दृष्टि से, तो उन्हें उसमें शुक्ल जी ने रख दिया है। शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति, देखिए विधेयवादी पद्धति हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहली क्लास में पद्धतियां हमने पढ़ी थी। विधेयवादी पद्धति से अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है। विधेयवादी पद्धति साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया और इसके जन्मदाता जो हैं विधेयवादी, लिख लीजिए आप, विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन होंगे? तेल, फ्रेंच विद्वान है ये। तो विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता तैन है और इसीलिए तैन को आधुनिक इतिहास का जनक भी माना जाता है। चलिए आगे देखिए, विशेषताएं देख लेते हैं शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ की। अपनी इस पुस्तक के आरंभ में ही शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया है। क्या उद्घोषित किया उन्होंने? जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। क्या साहित्य का इतिहास कहलाता है? चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक व धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात शुक्ल जी द्वारा कही गई है और ये जो है शुक्ल जी का ये कथन पूछा भी जाता रहता है परीक्षाओं के अंदर। तो जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य होता है वहाँ का, और चित्तवृत्ति यानी कि जनता की मनोदशा। तो आगे देखिए, आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। देखिए, एक सुस्पष्ट दृष्टिकोण, एक निश्चित दृष्टिकोण का परिचय दिया अपने इतिहास ग्रंथ में और युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। ये इनके इतिहास की दूसरी विशेषता। आगे और विशेषताएं देख लेते हैं। शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास को साहित्यालोचना से पृथक रूप में ग्रहण करते हुए विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। देखिए, एक तो साहित्य इतिहास होता है, किसी चीज़ का इतिहास होता है, और एक आलोचना होती है। उन दोनों को पृथक पृथक करते हुए विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। और शुक्ल जी ने रचनाकारों की रचनाओं की समीक्षा जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की है। आगे देखिए इतिहास और आलोचना, साहित्य इतिहास और साहित्य आलोचना। इतिहास क्या है? इतिहास का लक्ष्य सदा अतीत की व्याख्या करते हुए विवेच्य वस्तु के विकास क्रम को स्पष्ट करने का होता है। इतिहास किस चीज़ का उत्तर देता है? इतिहास उत्तर देता है ऐसा क्यों हुआ, इस चीज़ का उत्तर इतिहास देता है। और आलोचना में फ़र्क क्या है? देखिए, आलोचना का लक्ष्य वस्तु के गुण और दोष, गुण भी बताए जाएंगे, दोष भी, वस्तु के गुण दोषों का अन्वेषण करते हुए उसका मूल्य निर्धारित करना होता है।
आलोचना का लक्ष्य। इसमें क्या विशेषता है या क्या विशेषता नहीं है, क्या कमियां हैं कि व्याख्या आलोचना करती है और इतिहास जो है ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर देता है। तो शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास को साहित्य आलोचना से अलग रूप में ग्रहण करते हुए विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। तो यहाँ पर साहित्य इतिहास और साहित्य आलोचना का फर्क भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अच्छा, आगे देखिए शुक्ल जी के इतिहास की अन्य विशेषताएं। जो शुक्ल जी ने इतिहास के मूल विषय को आरंभ करने से पूर्व ही एक काल विभाग उन्होंने अपनी पुस्तक में दिया है। काल विभाग के अंतर्गत 1900 वर्षों के इतिहास 1050 जब से वो इतिहास का आरंभ मानते हैं और 1929 ईस्वी 993 ईस्वी से 1929 ईस्वी जब वो इतिहास लिखते हैं तब तक के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभक्त कर दिया है। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने 4 सुस्पष्ट काल खंडों में, और ये काल खंड कौन से हैं वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन एक बार बता देता हूँ। वीर गाथा काल, आदिकाल को उन्होंने कहा, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल, और आधुनिक काल। आधुनिक काल के भी शुक्ल जी ने फिर उपविभाजन किए हैं। आगे देखिए, प्रत्येक युग की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमियों का विवेचन किया गया है। प्रत्येक युग, चाहे वो आदिकाल हो, उसकी राजनीतिक स्थितियां कैसी थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं फिर कैसा साहित्य उन परिस्थितियों में रचा गया, तो उन सभी साहित्यिक पृष्ठभूमियों का विवेचन जो है यहाँ इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने किया है। प्रत्येक युग एवं रचनाकारों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण है। युगों का दोहरा नामकरण, और ये नामकरण दोहरा विधेयवादी पद्धति की विशेषता है। विधेयवादी पद्धति की एक विशेषता है। जब ये पद्धति अपनाते हैं तो युगों का दोहरा नामकरण, जैसे वीरगाथा काल, आदिकाल, भक्ति काल को उन्होंने पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, और आधुनिक काल यानी गद्य काल, ये दोहरे नामकरण उन्होंने अपने ग्रंथ में किए हैं। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल जी ने पूरे भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर 4 भागों में बांट दिया। पूरे भक्ति काल को यानी कि पूर्व मध्यकाल को शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित कर दिया। शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया, 4 भागों में बांटकर। कैसे बांटा उन्होंने, देखिए, उन्होंने भक्ति काल के समस्त साहित्य को पहले निर्गुण धारा और सगुण धारा में, देखिए भक्ति काल के सारे साहित्य को हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं निर्गुण और सगुण, तो ये शुक्ल जी का ही विभाजन किया गया है। पहले तो उन्होंने क्या किया, पूरे साहित्य को निर्गुण और सगुण 2 धाराओं में बांट दिया, फिर प्रत्येक को 2-2 शाखाओं में विभक्त कर दिया। देखिए, निर्गुण काव्य धारा, इसकी 2 शाखाएं इन्होंने ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, ये 2 कर दिया विभाजन। दूसरी देखिए सगुण काव्य धारा, इसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ये 2 विभाजन उपविभाजन इन्होंने कर दिए। तो निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, फिर इनके 2-2 उपविभाजन इन्होंने कर दिए। आगे देखिए, इतिहासकार के रूप में, देखिए यहाँ पर हमने लिखना है इतिहासकार। इतिहासकार के रूप में आचार्य शुक्ल जी की जो सबसे बड़ी विशेषता है, कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना। ये मूल्यांकन को प्रमुखता देना, ये शुक्ल जी की विशेषता है। देखिए, इतिहासकार का कार्य केवल इतना नहीं होता है कि गुणगान गाए वो कवि के, कब उसका जन्म हो गया जी, वो ये करता था जी, वो उनका देखिए साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना, ये सबसे जो है विशेष बात है शुक्ल जी के बारे में। चलिए आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और 1050 विक्रमी संवत ईस्वी में बात करें तो 963 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ शुक्ल जी ने माना है। इसके बाद देखिए,
शुक्ल जी ने किन किन ग्रंथों का सहयोग अपने साहित्य इतिहास लेखन में लिया है, यानी कि जो वो ग्रंथ जो शुक्ल जी के लिए स्रोत ग्रंथ रहे हैं, आधार उनका ग्रहण किया है। तो शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में निम्न ग्रंथों का सहयोग लिया है। कौन कौन से ग्रंथ हैं? एक नंबर ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। देखिए ये बहुत ही मोस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। तो मिश्र बंधु विनोद किसने लिखा? मिश्र बंधुओं ने लिखा। हिंदी कोविद रत्नमाला दूसरी रचना। देखिए कोविद का अर्थ विद्वान होता है, श्याम सुंदर दास। कोविद का अर्थ विद्वान होता है, श्याम सुंदर दास की ये रचना है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। और 4 नंबर रचना जो आधार है ब्रज माधुरी सार, जिसे लिखा श्री वियोगी हरि। स्क्रीनशॉट आप इन रचनाओं का ले सकते हैं। तो देखिए शुक्ल जी ने 4 रचनाओं का सहयोग प्रमुखतया लिया। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार श्री वियोगी हरि। और केदारनाथ पाठक जो उनके मित्र थे, उनका विशेष जो धन्यवाद उन्होंने किया है। मैंने वो यहाँ लिखी नहीं है, लाइन भूल गया था, लेकिन केदारनाथ पाठक का उन्होंने धन्यवाद किया है। इसके बाद देखिए आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्ध साहित्य से माना है। देखिए सिद्धों की रचनाओं से आचार्य शुक्ल जो है वो हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आचार्य शुक्ल की अन्य प्रमुख रचनाएं भी हम देख लेते हैं। एक नंबर इनकी रचना देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास। ये तो हमने देख ही लिया, क्योंकि साहित्य के इतिहास ग्रंथों के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा चूंकि शुक्ल जी महत्वपूर्ण हैं, तो अन्य रचनाएं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। रस मीमांसा इनकी सैद्धांतिक समीक्षा है। गोस्वामी तुलसीदास और महाकवि सूरदास, ये व्यवहारिक समीक्षा इन्होंने की है। चिंतामणि एक निबंध संग्रह है, इसके 4 भाग हैं, ये निबंध है। विश्व प्रपंच ये दर्शन से संबंधित इनकी पुस्तक है। मधुस्रोत, मधुस्रोत जो है वो शुक्ल जी का काव्य संग्रह है। संपादन कार्य किन किन ग्रंथों का शुक्ल जी ने किया है? देखिए जायसी ग्रंथावली का संपादन किया है, नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया है, भ्रमर गीत सार बहुत ही महत्वपूर्ण है, भ्रमर गीत सार। सुर सागर से जो दशम स्कंद है उससे कुछ पद लेकर के भ्रमर गीत सार का संपादन कार्य शुक्ल जी ने किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अब महत्वपूर्ण कथन एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है शुक्ल जी का, वो देख लेते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ऐसा ही कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कृष्ण भक्ति काव्य जो मुक्तकों के रूप में, जो प्रबंध काव्य के रूप में नहीं रचा गया है राम भक्ति काव्य की तरह, तो मुक्तकों के रूप में रचा गया है, उसी के बारे में कहा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, पूरा पूरा गार्डन है, तो मुक्तक जो है एक गुलदस्ता है चुना हुआ। तो आगे हम देखते हैं अगली हमारी रचना। देखिए 6 नंबर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है और इसका रचना काल 1938 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा और रचना काल 1938 ईस्वी। इसके बारे में हम देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास लेखन में आलोचनात्मक पद्धति अपनाई है। वह कवियों का परिचय जो है वो कालानुक्रम में दिया है। कौन सी पद्धति से लिखा है? आलोचनात्मक पद्धति। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, उसी तरह डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आलोचनात्मक पद्धति अपनाई है और कवियों का परिचय कालानुक्रम यानी कि काल के अनुसार उनका परिचय दिया है। इन्होंने अपने ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त करते हुए सामान्यतः आचार्य शुक्ल के ही वर्गीकरण का अनुसरण किया है। यानी कि आचार्य शुक्ल का जो ग्रंथ है ऐतिहासिक व्याख्या की दृष्टि से यह इतिहास जो है आचार्य शुक्ल के गुण दोषों का ही विस्तार माना जाता है। फिर देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने
ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में भक्ति काल तक की कालावधि को ही लिया है, यानी कि अधूरी रचना है। अर्थात 693 ईस्वी, अगर विक्रमी संवत में हम बात करें तो 750 विक्रमी संवत से लेकर के 1693 ईस्वी 1750 विक्रमी संवत तक का इतिहास इसमें है। आरंभ माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 750 विक्रमी संवत से, और भक्तिकाल से आगे का भाग इसका जो है वो अलिखित ही रहा है। तो इसका जो अवधि कहाँ तक की ली है, आदिकाल से लेकर 750 विक्रमी संवत से लेकर भक्तिकाल तक की जो है वो कालावधि को इसमें इन्होंने लिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह साहित्य इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया, और इसी ग्रंथ के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें 1940 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी। ये एक जानकारी होगी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में। आगे देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल। चारण काल नाम देकर उससे पहले एक संधि काल जोड़ दिया, उसमें अपभ्रंश की बहुत सी रचनाओं को शामिल कर लिया है। ये थोड़े आगे चले गए हैं, या यूं कहें थोड़े और पीछे की तरफ चले गए हैं, तो इन्होंने संधि काल जोड़ लिया। और हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? 750 विक्रमी संवत से हिंदी साहित्य का आरंभ माना। तो यह सीमा को, आदिकाल की सीमा को या हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा को 750 विक्रमी संवत तक ले गए। एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि चारण काल नाम जो है ग्रियर्सन ने भी दिया है, अपने पहले युग का नाम उन्होंने चारण काल ही दिया है। तो आगे देखते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, अब वो अपभ्रंश तक चले गए हैं, तो स्वयंभू को जो कि अपभ्रंश के पहले कवि माने जाते हैं, हिंदी का पहला कवि मान लिया है। किसे? स्वयंभू को। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने वाले विद्वान, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चूंकि स्वयंभू जो है वो अपभ्रंश के पहले कवि है, और हिंदी का पहला कवि देखिए विशेष, हिंदी के पहले कवि सिद्ध सरहपा हैं, जिनका समय 769 ईस्वी है, वो माने जाते हैं हिंदी के पहले कवि। और किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन ने। और यही सर्वमान्य है, सर्वमान्य हिंदी के पहले कवि सिद्ध सरहपा राहुल सांकृत्यायन ने माना है। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने शुक्ल जी के ज्ञानाश्रयी व प्रेमाश्रयी जैसे नामों की जगह इन काव्य धाराओं को संत काव्य, ज्ञानाश्रयी को संत काव्य, जिसके प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीर, और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य, जिसके प्रतिनिधि कवि कौन है? जायसी माने जाते हैं। जैसे सरल नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिए हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया। पहले निर्गुण और सगुण, उसके बाद निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, सगुण में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ये थोड़े जटिल नाम ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी की जगह ज्ञानाश्रयी को संत काव्य और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य नाम इन्होंने दे दिया। अगले देखिए, हमारे रचनाकार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1907 ईस्वी को छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आधुनिक बाण भट्ट भी कहा जाता है, और एक इनका उपन्यास भी है, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो आधुनिक बाण भट्ट कहा जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। अब द्विवेदी जी की जो प्रमुख हिंदी साहित्य इतिहास विषयक रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, वो देख लेते हैं। 1 नंबर इनकी रचना हिंदी साहित्य की भूमिका, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती रहती हैं। 1940 ईस्वी में इसे लिखा, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का उद्भव और एवं विकास 1952 ईस्वी में रचित है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये 1953 ईस्वी में इन्होंने लिखी है। तो साहित्य इतिहास
विषयक 3 रचनाएं हैं इनकी, जिनके अंदर जो है वो रचनाओं और रचनाकारों का परिचय हमें मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने समाजशास्त्रीय पद्धति में लिखी हैं। समाजशास्त्रीय पद्धति में लिखी गई रचनाएं अर्थात रचनाकारों के मूल्यांकन में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण व तुलनात्मक पद्धति को अपनाया है। शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति में और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आलोचनात्मक पद्धति में और समाजशास्त्रीय पद्धति में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन रचनाओं के अंदर 1229 कवियों का 1229 कवियों का परिचय इन्होंने दिया है। कुल मिलाकर लगभग इतने कवियों का परिचय इन तीनों रचनाओं में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देते हैं। अब देखिए नई स्थापनाएं की है। शुक्ल जी के जो स्थापनाएं उन्हें चुनौती देने वाले पहले इतिहासकार जो हैं साहित्य इतिहासकार द्विवेदी जी माने जाते हैं। देखिए द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के युग रुचिवादी एकांगी यानी कि एकमात्र दृष्टिकोण, उनके ही दृष्टिकोण पर साहित्य इतिहासकारों ने इतिहास लिखा और उसी ग्रंथ को आधार बनाया, लेकिन द्विवेदी जी उन्हें चुनौती देते हैं और अपनी नई स्थापनाएं इन्होंने की हैं। तो द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के युग रुचिवादी एकांगी दृष्टिकोण के समानांतर अपने परंपरापरक दृष्टिकोण को स्थापित करके हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए एक व्यापक और संतुलित इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। और ये संतुलित इतिहास दर्शन क्या है, ये देखिए। संतुलित इतिहास दर्शन वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी घटना, रचना या धारा की शुद्ध विकासवादी व्याख्या करने के लिए परंपरा और युग स्थिति दोनों पक्ष विचारणीय हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के बिना जो है वो पूरा जो वैज्ञानिक दृष्टि से देखी जाए तो व्याख्या अधूरी रहती है। तो यहाँ पर इन्होंने परंपरापरक दृष्टिकोण विकसित किया और युग स्थिति का जो पक्ष है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा। तो इस तरह से संतुलित इतिहास दर्शन की पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। कुछ बातें उनकी जो है उनका द्विवेदी जी ने खंडन किया है और नई स्थापनाएं जो हैं वो की हैं। आचार्य शुक्ल ने जहां युग स्थिति पर बल दिया, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने परंपरा के महत्व को प्रतिष्ठित किया। तो शुक्ल की तरह ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी बहुत महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास लेखन में हो जाते हैं, क्योंकि वो नई स्थापनाएं जो हैं वो करते हैं लेखन में। द्विवेदी जी ने अत्यंत सशक्त स्वरों, अब देखिए खंडन देखिए द्विवेदी जी कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैंने लिख लिए हैं इसमें। सशक्त स्वरों में उद्घोषित किया कि भक्ति आंदोलन न तो तदयुगीन प्राचीन हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित है और न ही इस्लाम की प्रतिक्रिया है। जैसा कि शुक्ल जी ने कहा था कि भक्ति आंदोलन जो है तदयुगीन प्राचीन हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित है और इस्लाम की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। तो द्विवेदी जी ने इस बात को खंडन किया और सशक्त स्वरों में उद्घोषित किया कि ये दोनों ही बातें नहीं हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने दिया, वो यह है कि 7वीं 8वीं शताब्दी में जबकि भारत की ये एक ही बार लिखना था, भारत की धरती पर इस्लाम की छाया भी नहीं पड़ी थी, दक्षिण में वैष्णव भक्तों में भक्ति अपने वैभव के साथ विद्यमान थी। यह उन्होंने सशक्त स्वरों में उद्घोषित किया कि जब इस्लाम आया ही नहीं था, छाया भी भारत में नहीं पड़ी थी, तो दक्षिण में जो है वो वैष्णव भक्तों में, आलवार में तो भक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ विद्यमान थी और वही उत्तर में फैली। तो ये एक परंपरागत उन्होंने दृष्टिकोण इसमें दिया भी, ये हमारे देश की परंपरा। आगे देखिए द्विवेदी जी के बारे में। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस्लाम के प्रभाव का खंडन करते हुए लिखा कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन
जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आने वैसा ही होता जैसा आज है। तो उन्होंने द्विवेदी जी का जो है युग रुचिवादी जो दृष्टिकोण है उसका खंडन किया है। फिर द्विवेदी जी ने सिद्ध किया कि हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, यानी कि ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही थी साहित्य में। इन्होंने भक्ति काल को भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम माना है। ये द्विवेदी जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था, द्विवेदी जी ने उनमें से अधिकांश को प्रवर्ती युग की रचनाएं सिद्ध किया है। तो यहाँ भी उन्होंने शुक्ल जी का खंडन किया द्विवेदी जी ने। शुक्ल जी के वीरगाथा काल के लिए द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के वीरगाथा काल के लिए आदिकाल नाम सर्वाधिक उपयुक्त मानते हुए हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को द्विवेदी जी ने क्या कहा, आदिकाल नाम दे दिया। तो शुक्ल जी ने तो वीरगाथा काल कहा था और आदिकाल नाम सर्वाधिक उपयुक्त माना द्विवेदी जी ने और उसे आदिकाल नाम दिया। द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग भी कहा है। इन्होंने भक्ति काल को नई दुनिया कहा। यहाँ याद रखिए स्वर्ण काल किसने कहा, ग्रियर्सन ने, और स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति काल को कहा। शुक्ल जी ने पहला कवि किसे माना है हिंदी का, अब्दुल रहमान यानी कि अधैमान अपभ्रंश में को हिंदी का प्रथम कवि द्विवेदी जी ने माना है, लेकिन ये सर्वमान्य नहीं है। द्विवेदी जी ने माना है। सर्वमान्य कौन है हिंदी का पहला कवि, सिद्ध सरहापा। और हिंदी साहित्य का आरंभ द्विवेदी जी मानते हैं 1000 ईस्वी से स्वीकार किया है। और इनका महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण तो बहुत से कथन है लेकिन एक हम देख लेते हैं। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह महत्वपूर्ण कथन है। और ये कहा किस पे है, तुलसीदास की जो समन्वय भावना थी उस पर इन्होंने ऐसा कहा है। तो अन्य और देखिए उपाधियां क्या क्या ये द्विवेदी जी की रही हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष ये रहे, नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक और उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष के रूप में इनकी सेवाएं जो हैं सराहनीय रही हैं। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि दी। अन्य सम्मान देखिए द्विवेदी जी को जो दिए गए हैं। सन 1962 ईस्वी में बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर सम्मान जो है वो द्विवेदी जी को दिया गया। 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान द्विवेदी जी को किया गया। अब अगली रचना देखिए हमारी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण रचना 8 नंबर ये है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। प्रथम भाग इसका प्रकाशित हुआ वैज्ञानिक इतिहास का 1964 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1965 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ। और पद्धति इतिहास लेखन की क्या है, यह पुस्तक वैज्ञानिक पद्धति में रचित है। पद्धतियां हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसकी क्या विशेषताएं देख लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भक्तिकालीन साहित्य यानी कि पूर्व मध्यकाल का जो साहित्य है भक्तिकालीन साहित्य को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है जो निम्न है। एक तो धर्माश्रित काव्य, जो धर्माश्रय में रचित साहित्य है उसे धर्माश्रित काव्य। राजाश्रित काव्य, जो राज्याश्रय में रचित साहित्य है उसे राज्याश्रित काव्य श्रेणी में रखा। और लोकाश्रित काव्य, और जो लोकाश्रय में रचित साहित्य था उसे गणपति चंद्र गुप्त ने लोकाश्रित काव्य कहा है। तो भक्तिकालीन साहित्य को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किसने किया और वो श्रेणियां कौन कौन सी हैं ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए आप। आगे देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। प्रारंभिक काल साथ में शून्य काल भी उन्होंने नाम दिया है आदिकाल को।
मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। ये प्रारंभिक और आरंभिक में कई बार कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्रारंभिक काल नाम दिया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, आदिकाल को शून्यकाल भी नाम दिया, और मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है जैन कवि शालिभद्र सूरी, बरतेश्वर बाहुबली रास वाले जो शालिभद्र सूरी हैं को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ वो 1184 ईस्वी से मानते हैं। शालिभद्र सूरी ने 1184 ईस्वी में ही बरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी। गणपति चंद्र गुप्त की विशेष उपलब्धियां देखिए। यहाँ पे उपलब्धियां थोड़ी सी हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी देखी थी। हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी विषय पर पीएचडी की 1959 ईस्वी में। साहित्य विज्ञान, साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन विषय पर डीलिट 1965 ईस्वी। ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। ये इनकी कुछ उपलब्धियां हैं। अब हम देखते हैं साहित्य इतिहास विषयक रचनाओं में डॉक्टर नगेंद्र की साहित्य इतिहास विषयक रचनाएं कौन कौन सी है। डॉक्टर नगेंद्र ने 1 नंबर तो लिखा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, 10 खंड हैं इसके, और 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये संपादित इतिहास संपादक इसके डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। यह भी 1963 ईस्वी में यह वही इतिहास ग्रंथ है जो आप पढ़ते हैं। 3 नंबर रीति काव्य की भूमिका इन्होंने लिखी। डॉक्टर नगेंद्र ने 1948 ईस्वी में रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की। नागरी प्रचारणी सभा ने जो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन करवाया था, उसके 6 खंड रीतिबद्ध, रीतिकाल 6 खंड उसका रीतिकाल जिसे रीतिबद्ध कहते हैं का संपादन भी डॉक्टर नगेंद्र ने किया। तो ये इतिहास ग्रंथ थे डॉक्टर नगेंद्र के, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादित रचना है जिसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल 1973 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। अब अगली रचना हमारी देखिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में बाबू श्याम सुंदर दास की साहित्य इतिहास ग्रंथ। इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं यह भी महत्वपूर्ण है। श्याम सुंदर दास भी हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके 2 भाग है। पहला भाग 1909 ईस्वी में प्रकाशित होता है और दूसरा भाग 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ। दूसरी रचना हिंदी भाषा और साहित्य 1920 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। तीसरी हिंदी भाषा का विकास, ये भी बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। अब आगे देखिए नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा भी प्रकाशन के क्षेत्र में अपनी 3 बड़ी परियोजनाओं में से एक हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रस्तुत करने की योजना थी और इन्होंने किया भी। अन्य 2 जो बृहत परियोजनाएं इनकी कौन सी थी, हिंदी शब्द सागर जिसकी भूमिका शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी थी, आपको याद होगा। तो वो हिंदी शब्द सागर भी इनकी बृहत परियोजनाओं 3 बड़ी परियोजनाओं में सम्मिलित था। और दूसरी हिंदी विश्वकोश का प्रकाशन, ये 3 बड़ी परियोजनाएं नागरी प्रचारणी सभा काशी की थी। हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश और हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, ये 3 योजनाएं बनाई थी नागरी प्रचारणी सभा ने। नागरी प्रचारणी सभा काशी की ओर से हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास अलग अलग विद्वानों के संपादन में 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। अलग अलग विद्वानों ने इसका संपादन जो है वो किया था। 1953 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, किंतु संपूर्ण इतिहास 16 खंडों में ही पूर्ण हो गया। अब तक इसके 16 खंड जो हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं। नागरी प्रचारणी सभा के हिंदी साहित्य के इतिहास के 16 खंड जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं। तो साथियों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।
नागरी प्रचारणी सभा के 16 खंड जो हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। तो अगर आपको हमारा वीडियो जो है वो पसंद आया हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कीजिए। आज की जो क्लास है वो ज़्यादा लंबी न खींचते हुए अब इसे हम यहीं पर विराम देते हैं, और कल हम जो नागरी प्रचारणी सभा ने 16 खंडों में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किया, उन 16 खंडों के बारे में पढ़ेंगे, और अन्य जो साहित्य इतिहास की महत्वपूर्ण रचनाएं रह गई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।